साल 2013 स्पेशल 26 नाम से एक फिल्म रिलीज होती है। एमपी डॉक्टर DSR रेड्डी के निवास से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, सोना और मर्सिडीज गाड़ी लेकर फरार हो गया। ये सब नकली गिरोह के कारनामों का सीधा परिणाम दिखता है। इस मूवी में दिखाया जाता है कैसे कुछ लोग फर्जी CBI बनकर अमीर लोगों को लूट लेते हैं। फिल्म से मोटिवेट होकर देश भर में कई नए क्रिमिनल ग्रुप्स सक्रिय हो गए। रिलीज के एक हफ्ते के अंदर देश भर में नकली रेड्स की रिपोर्ट आने लगी। इसी फिल्म की तर्ज पर दिल्ली से सटे नोएडा में बिल्कुल उसी तरह से लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया है। स्पेशल 26 में CBI अफसर आते थे और लूट कर चले जाते थे। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी आते थे CBI अफसर। वही फिल्मी चाल, वही फिल्मी अंदाज। शुरुआती इंक्वायरी में पुलिस का शक डी कंपनी पर गया। देश भर में ऐसा ऑपरेशन कर पाने में एकमात्र बड़ा क्रिमिनल ग्रुप डी कंपनी था। इसके अलावा हाल ही में पुणे में ऐसे 8 केसेस सामने आए। चोरी का तरीका बिल्कुल सेम। विक्टिम्स को किसी इंटरनेशनल कोरियर कंपनी की तरफ से एक कॉल आता है और बताया जाता है कि दुबई या ताइवान में उनके नाम से एक जो पार्सल भेजा गया था उसमें ड्रग्स डिटेक्ट हुए हैं। और इसके बाद कुछ ही देर में एक IPS ऑफिसर उन्हें कॉल करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो हाई सर्विलियंस के अंडर हैं। किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश उन्हें 10-20 साल के लिए जेल में डाल सकती है। एक IPS ऑफिसर से यह सुनकर विक्टिम्स डर जाते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर विक्टिम से लाखों रुपए की मांग की जाती है। सफाई मांगने पर स्पेशल 26 के डायरेक्टर नीरज पांडे ने कहा कि वो तो देखो अपनी मूवीज में दोनों साइड का पक्ष दिखाते हैं, अब इसमें लोग किस पक्ष से सीखते हैं इसका कंट्रोल उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपने कई बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को बोलते हुए सुना होगा कि फिल्म का जोनर ऑडियंस की पसंद या नापसंद से डिसाइड होता है। यह बात एक लेवल पे सही भी है, पर जब आपकी फिल्म में फंडिंग एक क्रिमिनल ग्रुप करे तो इस बात पे तो शक जाता ही है। आज देखो नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स में हर 10 में से 6 शोज क्राइम पर बनती हैं। देश में हो रहे 100 में से 26 क्राइम्स सीधे सीधे किसी फिल्म या वेब सीरीज से इंस्पायर्ड होते हैं। इतने बड़े इंपैक्ट के बाद भी आज क्राइम्स को ग्लोरीफाई करने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखने में लग सकता है कि इन फिल्म्स की डिमांड आम जनता कर रही है, पर इसमें असली खेल तो देखो कुछ और ही है। आज हम इसी गेम को समझेंगे। इस पूरे गेम को समझने से पहले हमें सिनेमा की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1895 में, जब देखो फ्रेंच इन्वेंटर्स लुमियर ब्रदर्स ने दुनिया की पहली मोशन पिक्चर सिनेमा में रिलीज की। इस फिल्म ने दुनिया भर में $1 बिलियन से इंडस्ट्री की शुरुआत की। आज इसी के वेरिएशंस को हम बॉलीवुड, हॉलीवुड या नॉलीवुड बुलाते हैं। 1912 में दुनिया की पहली क्राइम फिल्म द मस्किटियर्स ऑफ पिग एले रिलीज होती है। फिल्म एक क्रिमिनल के बारे में है जो एक क्राइम करने के बाद भी पुलिस से बच जाता है। ये उस समय के फिल्म से बिल्कुल अलग थी, जिसमें सिर्फ हीरोज को ही ग्लोरीफाई किया जाता था। रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद ही फिल्म एक बहुत बड़ी नेशनल सक्सेस बन गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। 1913 में और 1915 में फिर से इस फिल्म को रिलीज किया गया। नेशनल से लेके इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में इसके एड चलवाए गए। लोगों को ये फॉर्मूला पसंद आ रहा था। इंडिकेशन क्लियर था। क्राइम्स को ग्लोरीफाई करती फिल्म्स लोगों को अट्रैक्ट करने का एक आसान तरीका था। 1913 में दादा साहब फाल्के ने इंडिया में पहली फुल लेंथ फिल्म रिलीज की। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और यहीं से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 1940 में पहली इंडियन क्राइम फिल्म रिलीज की गई। फिल्म का नाम था औरत। औरत उस समय हॉलीवुड में चल रहे डार्क ह्यूमर और क्राइम के ट्रेंड से इंस्पायर्ड थी। रिलीज के करीब 15 साल बाद यह फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर हाजी मस्तान ने देखी। ये वही हाजी हैं जिसे अभी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज बंबई मेरी जान सीरीज में आप लोगों ने देखा। वैसे तो इस सीरीज में दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन आज हम हाजी की एक डिफरेंट एंगल की कहानी जानेंगे जो कि इस सीरीज में नहीं दिखाई गई है। 18 साल की उम्र से ही हाजी क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव था।
फिल्म से प्रभावित हो उसने देश के सारे बड़े फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट ऑफर भेजे। 1960 के दशक के खत्म होते होते बॉलीवुड में उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके परमिशन के बिना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। इसका असर समाज में हमें सीधे सीधे देखने को मिला। 1960s में 1950s के कंपैरिजन में क्राइम रेट 20% से भी ज्यादा बढ़ गया था। 1970s में दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स से इंस्पायर्ड फिल्म आनी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत सलीम जावेद की जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों से हुई। फिल्म्स में नेगेटिव कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई और जस्टिफाई किया जाता है। 1988 के सलाम बॉम्बे से लेकर 2017 के रईस तक रियल लाइफ क्रिमिनल्स की लाइफ से इंस्पायर्ड कई फिल्में आईं, पर 2018 में सब कुछ बदलने वाला था। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया 2016 में लॉन्च किया और 2 साल बाद यानी 2018 में उन्होंने इंडिया में अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज सीक्रेट गेम्स रिलीज की। इस सीरीज में और एक्सेसिव वायलेंस और इनसेंसिटिव सीन्स को बिना किसी रेगुलेशन के दिखाया गया और 1 महीने के अंदर इस सीरीज ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था, ना सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए बल्कि इंडियन ऑडियंस के लिए भी। एवेंजर्स एंड गेम से भी ज़्यादा IMDb रेटिंग्स के साथ इसने क्राइम बेस्ड OTT के ट्रेंड की शुरुआत की। आज देखो नेटफ्लिक्स में 65% से भी ज़्यादा फिल्म्स क्राइम थीम्स पर बनती हैं। क्राइम सिनेमा के नेगेटिव इम्पैक्ट्स दुनिया भर में 1940s के बाद से दिखने शुरू हो गए थे। आज क्राइम सिनेमा से अट्रैक्ट होना लोगों के लिए बिल्कुल आम बात हो गई है। वायलेंट फिल्म्स इंसान के अंदर थ्रिल, फियर, हॉरर, डिजायर जैसे इमोशंस को ट्रिगर करता है। इन सीन्स को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने से हमें एक एड्रेनलिन रश मिलता है। फिल्म के अंदर की स्टोरी से लेकर गाने के लिरिक्स तक सभी एलिमेंट्स को हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मैं झुकेगा नहीं। 2021 में आई पुष्पा मूवी ने अपने हीरो को एक इगोइस्टिक, वायलेंट और ओवरली एग्रेसिव नौजवान दिखाया है। फिल्म में ढेरों क्रिएटिव स्ट्रेटजीज का यूज करके पुष्पा चंदन के ट्रक्स को पुलिस से छुपाकर सक्सेसफुली स्मगल कर देता है। इस मूवी से इंस्पायर्ड बेंगलोर का एक ड्राइवर यासीन इनायतुल्ला was inspired after watching Pushpa movie, tried to replicate the same kind of tricks when he tried to smuggle रेड सैंडलवुड। इस ड्राइवर ने एक बड़ा रिस्क लिया। फरवरी 2022 को ट्रक में 2,45,00,000 का चंदन लेकर वो निकल पड़ता है स्मगल करने के लिए। कर्नाटक बॉर्डर को आसानी से पार भी कर लेता है। बाद में वो महाराष्ट्र पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। हमारे देश में सेंसर बोर्ड नाम से एक पावरफुल रेगुलेटरी बॉडी है। कौन सी फिल्म पब्लिक डोमेन में देखने लायक है, इसका डिसीजन इसी बोर्ड के हाथ में है। ऐसे में सेंसर बोर्ड का हमारे क्राइम सिनेमा को एक्टिवली मैनेज करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पर देखो, साथ ही हमें हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पूरी आजादी देता है। फिल्मों के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, पर जब उस एक्सप्रेशन से समाज में अशांति, अराजकता और हिंसा फैलती है तो वो ना सिर्फ संविधान के अगेंस्ट है बल्कि समाज के भी अगेंस्ट है। ऐसे में सेंसर बोर्ड के पावर और फिल्म मेकर्स के एक्सप्रेशन में एक बैलेंस बनाए रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। सेंसर बोर्ड के लिए फिल्म के हर एक सीन को डीपली एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वायलेंट सीन्स को किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई ना किया जाए। क्राइम से रिलेटेड मूवीज को स्ट्रिक्टली ऑडिट और एज रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि 18 साल से कम उम्र वाले टीनेजर्स इनसे प्रभावित ना हों। फिल्म मेकर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ समझने की आवश्यकता है। उनके द्वारा डायरेक्ट किए जा रहे हर एक सीन को लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा देखा जाता है। ऐसे में एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही मूवीज बनाई जाएं। फिल्म की सोच से समाज की सोच प्रभावित होती है और बदलती भी है। आखिर जरूरत है तो बस एक अच्छे मैसेज की, एक पॉजिटिव इंटेंट की। इसमें हमें भी बदलने की जरूरत है। फिल्म मेकर्स और PR टीम ने दशकों से हमारे दिमाग को प्रोग्राम किया है। आज क्राइम सिनेमा हमारे लिए एक आदत बन गई है जिसे बदलने की आवश्यकता है।